प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के बाद से योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत के घर को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध तो हुआ, लेकिन वहीं योगी सरकार ने हिंसा में शामिल आरोपियों की एक हिट लिस्ट भी बनवाई है। प्रयागराज पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों के नाम अनियमितताओं की जाँच के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को भेज भी रही है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें कुछ आरोपियों की लिस्ट पहले ही मिल चुकी है और जांच प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। वहीं प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके नाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जांच के लिए भेज रही है। विरोध प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए पुलिस ने अब तक 7 नाबालिगों समेत 92 लोगों को हिरासत में लिया है। पीडीए ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाना शुरू कर दिया है। पीडीए के जोनल अधिकारी अजय कुमार ने बताया, हम 37 आरोपियों के घरों और दुकानों समेत संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। अगर कोई भवन बिना स्वीकृति के बना हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंत के घर को बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। बता दें, राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा और नौकरी छोड़ते वक्त इन युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। 10वीं से 12वीं के छात्र भी अब आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरियों का भी वेतन मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। चौथी साल तक बढ़कर ये 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका मिले और इससे तीनों सेनाओं में युवा की भागीदारी बढ़े। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन दिया था। इस योजना के तहत युवाओं को कम समय के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा ताकि देश की सेवा कर सके। बावल में हो रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने एक नहीं बल्कि आधा दर्जन के करीब नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। सभी नुक्कड़ सभाओं में भारी संख्या में भीड़ जुटी। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कराए गए 7.5 वर्षों का विकास कार्यों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में उन्होंने बावल के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आगे भी वो बावल के विकास के लिए इसी तरीके से तत्पर रहेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शिव नारायण के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने विपक्षियों को भी एम्स के मुद्दे पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एम्स के मुद्दे पर कुछ विपक्ष जो है उंगली कटाकर शहीद होना चाहती है। उन्होंने कहा कि एम्स मुद्दे पर कभी भी उन सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं था। एम्स का निर्माण होकर रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर कई स्कूलों ने बोगस एसएलसी जारी कर दी। आपको बता दें, यह मामला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इस मामले का खुलासा किया है। उनका कहना है कि 10वीं व 12वीं के रिजल्ट घोषित होने से पहले उन्होंने सभी स्कूलों से एसएलसी अपलोड करने की बात कही थी। वेबसाइट पर जब एसएलसी अपलोड हो गई तो उन्होंने उसकी चेकिंग करवाई। उसकी एक टीम
विभिन्न राज्यों में भी भेजी गई ताकि जानकारी मिल सके कि जो एसएलसी जारी किए गए हैं वो असली हैं या फर्जी हैं। उनका कहना है कि जब इस मामले की जांच हुई तो पाया गया कि बहुत सारे एसएलसी नकली थे, यानी कि बोगस थे, जिसकी जानकारी के लिए उन्होंने उन स्कूलों को लिख भी दिया है और साथ ही उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, डॉक्टर जगबीर सिंह का कहना है कि ऐसे स्कूलों के रिज़ल्ट भी रोक लिए गए हैं और उन्हें रिज़ल्ट लेट का जो है जारी किया जाएगा और 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट भी अब जल्दी ही, यानी कि 20 तारीख से पहले जारी कर दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि बोर्ड किस प्रकार से रिज़ल्ट जो है इनकी घोषित करेगा या फिर जिन लोगों के बोगस एसएलसी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 साल हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी और इस खबर पर सबके लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी ये राज बरकरार है कि उनकी मौत हुई कैसे। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत ने टेलीविज़न से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। ये सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन सुशांत ने कभी हार नहीं मानी। 14 जून 2022 को सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बरसी है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है और ना ही अब तक ये पता चल पाया है कि सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड पर उठे सवाल और ड्रग्स का क्या कनेक्शन था। हालांकि इस मामले में जांच के दायरे में तो बहुत लोग आए, लेकिन आज तक ना तो मौत की वजह पता चल पाई और ना ही इस केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन का राज। सुशांत राजपूत की मौत की जांच 3 केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने जांच करने वाले डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह के वकील ने कहा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उन्हें बताया था कि सुशांत के गले में जो निशान है वो गला घोटने के निशान है, लटकने के निशान नहीं है। बाद में डॉक्टर ने ही इसे सुसाइड बता दिया। ऐसे में वकील का सवाल है, जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी बेड से टच कर रही थी तो वह लटकने से कैसे मर सकते हैं। यह सवाल लगातार सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह द्वारा उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जांच कर रहे डॉक्टर ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए वो इस मामले पे कुछ नहीं बोलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 साल हो चुके हैं। मामले की जांच 3 केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। फरीदाबाद के गांव चंदावली के छात्र नीरज सैनी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने गांव का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। नीरज सैनी का एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नीरज के कोच जहां गदगद नजर आए, वहीं नीरज के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं गांव में नीरज को बधाई देने वालों का जिस कदर तांता लगा हुआ है, उसे देख नीरज के परिजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नीरज के पिता ने बताया कि नीरज हमेशा से ही खेलों के प्रति काफी उत्साहपूर्वक रवैया अपनाए हुए था और उन्होंने भी नीरज की इस प्रतिभा को निखारने में हमेशा उसका सहयोग किया और आज उन्हें गर्व होता है कि नीरज देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाया है। वहीं नीरज के कोच उन्होंने भी नीरज की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आगामी लक्ष्य को पार करने के लिए नीरज अभी से ही कड़ी मेहनत में जुट गया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह नीरज जो है न केवल अपने गांव का बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में बॉक्सिंग में रोशन करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा प्रदेश के बच्चों के पर्वतारोहण दल को हरी झंडी देकर रवाना किया है और ये हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं और इन 100 छात्रों में 22 दिव्यांग छात्र भी शामिल हैं और 13 दिन का चलने वाला इस ट्रैक में हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ट्रैक के दौरान ये योगा करते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का इतिहास भी रचेंगे। इसके
मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके लिए विकास बहुत जरूरी है और इस तरह की गतिविधियों से उनका मनोबल भी बढ़ता है। और इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इस पूरे ट्रैक के दौरान 40 लाख का खर्चा आ रहा है जो हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इस तरीके से हरियाणा के बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। बारडा के निम्बड़ बटेसरा गांव के पशु चिकित्सालय में लंबे समय से चिकित्सक नहीं होने से पशुपालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार के प्रति जमकर आक्रोश जताया है। पशु चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं होने के वजह से पशुपालकों को अन्य जगह से इलाज लेने में भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है और देखरेख के अभाव में भवन भी जर्जर होता जा रहा है। पशुपालक और ग्रामीणों ने कई दफ़ा उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ चिकित्सक मुहैया करवाया जाए। यमुनानगर में बस और ट्रक की हुई भीषण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के जहां पर कच्चे उड़ गए तो वहीं एक यात्री की बस में सवार जो है मौत हो गई और जो है आधा दर्जन से करीब यात्री घायल हो गए। घटना यमुनानगर में देर रात की और घटना पंचकूला रूट नेशनल हाईवे औरंगाबाद बाईपास के पास उस वक्त हुई जब जो है जीरकपुर से एक बस जो है उत्तर प्रदेश के बरेली की ओर जा रही थी और जैसे ही औरंगाबाद बाईपास के पास पहुंची तो खान से भरा लोडेड सड़क जो ट्रक है वो सड़क के बीच खड़ा था और उसमें जाकर जो है बस लगी और इतनी भीषण जो टक्कर थी जो बस के थे पर कच्चे उड़ गए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की मदद के बाद जहां एक यात्री जिसकी मौत हो गई तो उसे सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो अन्य घायल यात्री थे उस समय जो है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था और जो रास्ता था कांच का ट्रक जो कांच इतना फैल चुका था कि वो रास्ता भी बंद हो चुका था। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जो है वहीं रास्ता खुलवाया और जो घायल थे उन्हें जो है इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भेजा। पेहवा के गांव मांगना में 28 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। महिला के पिता सुखदेव शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी की शादी लगभग 4 साल पहले मांगना गांव में हुई थी, जिससे उनको एक बेटी का जन्म हुआ। तभी से उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे और दहेज की मांग करने लगे, जिससे तंग आकर के महिला बीमार रहने लगी और समय पर उसका इलाज न करवाने के कारण उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर आकर के परिजनों के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते लू और गर्मी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लू के तपेड़े लोगों को घर से बाहर निकलने से डराते हैं। तो वहीं आज मौसम में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली, जिसका न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने दिन में हालांकि बारिश या बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की अनुमान जताया था, जिससे भीषण गर्मी के बीच कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 16 जून से गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को भी मिलेंगी, जिसमें IMD के मुताबिक मॉनसून ठीक गति से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान हवाएं भी तेज गति से चल सकती हैं। तो वहीं जहां गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी बीच मॉनसून ने अब दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।